आप कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। नए भारत में विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम उसका एक मूर्त रूप है। फार्मेसी के क्षेत्र में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना की कर्म साधना की वस्तली है, जिसके उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक नई प्रेरणा आज से 100 वर्ष पहले देनी थी। आजादी के बाद देश के अंदर इस क्षेत्र में कार्य करने की जो पार संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कम या ज्यादा प्रयास वो यही है। लेकिन विगत 9 वर्षों में देश के अंदर अपार संभावना के इस क्षेत्र में बहुत कुछ नया हो रहा है। दुनिया के बाजार पर न केवल भारत की पकड़ मजबूत हो रही है, बल्कि भारत अपने आप में दुनिया का एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। पूरी दुनिया की कुल आबादी का हर 5वां 6ठा व्यक्ति भारत के अंदर निवास करता है, और भारत की कुल आबादी का हर 6ठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करता है। इसलिए जो संभावना दुनिया में भारत के अंदर है, वही संभावना भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इसलिए फार्मा के क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने भी विशेषज्ञ हैं, जितने भी रिसर्च फेलो हैं, जितने भी इस क्षेत्र में इस क्षेत्र से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के साथ साथ इससे जुड़े हुए जो छात्र छात्राएं हैं, उनको भी अपने उज्जवल भविष्य के प्रति पूरी तरह आश्वस्त होकर के पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ इस क्षेत्र में कार्य करना होगा। वास्तव में भारत ने अपनी ताकत का एहसास जब भी संकट के समय में मानवता रही है तब किया है। याद करिए, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान दुनिया असमंजस में थी, क्या होगा। लेकिन भारत के इस फील्ड में कार्य करने वाले जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी का सानिध्य प्राप्त करते हुए जो कार्य प्रारंभ किया, उसका परिणाम था। याद करिए, जब कोरोना आया था तब पीपीई किट में बाहर से मंगानी पड़ती थी, कोई भी इक्विपमेंट भारत के अंदर नहीं बनता था, दवाइयां भी बाहर से मंगानी पड़ रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके भारत की पकड़ इतनी मजबूत होती गई कि अगले ही कुछ 1.5-2 महीने के अंदर पीपीई किट से लेकर के और इसकी दवा बनाने और अंत में 9वें महीने पहुंचते पहुंचते वैक्सीन, और दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन भी भारत ने बनाने में सफलता प्राप्त की। भारत अब तक 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में अपने देश के नागरिकों को दे चुका है, और दुनिया के 25 से अधिक देशों को मैत्री के रूप में वैक्सीन की आपूर्ति भी कर चुका है। और भारत का वैक्सीन सबसे प्रभावी वैक्सीन है। ये भारत की प्रतिभा को जब भी उचित मंच मिला है, उसने इस फील्ड में बेहतरीन करने का कार्य किया है। और फार्मा का फील्ड बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। क्वालिटी का ध्यान रखते हुए हम समयबद्ध तरीके से अगर कार्य करना प्रारंभ करेंगे, तो भारत के साथ साथ दुनिया की मार्केट पर भारत का कब्जा हो सकता है। हमें इस दिशा में प्रयास करने होंगे। यद्यपि
अच्छे प्रयास हुए हैं। दुनिया के अंदर फार्मा के क्षेत्र में जो नए रिसर्च हुए हैं, पेटेंट हुए हैं, उस पर भारत ने बेहतरीन किया है। लेकिन फार्मा के क्षेत्र में आज भी हम लोगों को, संस्थाओं को ही इस स्तर पर प्रयास करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, पब्लिकेशन के लिए अपने आप को तैयार करना, उसे कैसे फाइल करना है, रिसर्च की संभावनाओं को आगे बढ़ाना, और फिर अपने किसी रिसर्च को जिस पे आपको लगता है कि अब तक इसको किसी ने भी अन्य ने नहीं किया है, उसे पेटेंट कराने के लिए समय पर अपने को फाइल करना। एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया को अगर हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हैं तो इस फील्ड में हमारी पकड़ उतनी ही मजबूत होगी जितनी आज दुनिया आशा भरी निगाहों से आप सबको देख रही है, भारत की ओर देख रही है। जहां तक उत्तर प्रदेश में इसमें अपार संभावनाएं हैं। मेरी अभी पीसीआई के चेयरमैन से भी इस संबंध में वार्ता चल रही थी, तो बहुत आश्वानित है कि उत्तर प्रदेश जितनी बड़ी आबादी का प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी यहां निवास करती है, और 25 करोड़ की आबादी में केवल 25 करोड़ तो प्रदेश की आबादी है, लेकिन अगल बगल के देशों की आबादी को इसके साथ जोड़ें, जो अपने व्यापार के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने स्वास्थ्य की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, उत्तर प्रदेश में आश्रित हैं। ऐसी कुल 30 करोड़ से अधिक आबादी है जो उत्तर प्रदेश में अपनी शिक्षा, अपने स्वास्थ्य, अपने व्यापार, अपने रोजगार के लिए निर्भर करती है। लखनऊ और पटना के बीच में अगर आप देखेंगे, दवा के 2 बड़े मार्केट हैं, एक वाराणसी, एक गोरखपुर, उसके बीच में बाकी कोई नहीं। पटना तक दवा की आपूर्ति वाराणसी से होती है, और काठमांडू तक दवा की आपूर्ति गोरखपुर से होती है। आप देख सकते हैं कितना विस्तृत मार्केट हमारे सामने फैला हुआ है। एक बड़ी आबादी यहां निवास करती है, और इस फील्ड में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। इसमें नए इंस्टीट्यूशंस की स्थापना हो, रिसर्च को हमें बढ़ावा देना होगा, यहां की जैव पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार की अनुकूल परिस्थितियों में किस प्रकार के उत्पाद को हम आगे बढ़ा करके इस फील्ड को और तेजी के साथ उसकी संभावनाओं को विकसित कर सकते हैं। नए रिसर्च को बढ़ावा देना होगा, इनोवेशन को संस्थाओं के साथ जोड़ना पड़ेगा, और किसी भी रिसर्च को आगे हम बढ़ाते हैं तो उसके पेटेंट समय पर फाइल हो जाए, इसके लिए भी मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करना होगा। एक व्यापक संभावना वाला क्षेत्र है, और मेरा ये मानना है अगर भारत ने ठान लिया है तो कोई कारण नहीं कि दुनिया के मंच पर भारत की प्रतिभा न छाने पाए। अवश्य छाएंगे, जरूर वहां पर कुछ नया जरूर करेंगे। और इन्हीं सब बातों को लेकर के आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य हो रहा है, हमने नए भारत की नई तस्वीर को देखा है। भाइयों बहनों, यह देश आजादी का अमृत काल में प्रवेश किया है। अमृत काल के सुखद संजोग भी हम सबके सामने देखने को मिले हैं। देश की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वर्तमान में है। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आज भारत वैश्विक मंच पे है। तो दुनिया के उन 20 बड़े देशों की जिनकी दुनिया की 60% से अधिक आबादी जहां रह रही है, 75% से अधिक पेटेंट पर जिनका एकाधिकार है,
75% से अधिक ट्रेड पर जिनका अधिकार है, 85% से अधिक जीडीपी पर जिनका दुनिया के अंदर अधिकार है, और 90% से अधिक इनोवेशन और रिसर्च और पेटेंट पर जिन देशों का अधिकार है, वह देश G20 के देश कहलाते हैं। उन G20 के देशों की वर्तमान में अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है, और भारत के लिए आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में उपलब्धि कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। वैश्विक मंच पर भारत को अपने आप को दिखाने का, अपनी सामर्थ्य को दिखाने का एक नया अवसर प्रदान करता है, और उसमें उसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 के समिट के लिए देश के सभी राज्यों को भी अवसर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी G20 के कुछ समिट होने हैं, जिनमें वाराणसी भी 6 मीटिंग्स वाराणसी में होनी है, 3 लखनऊ में, 1 आगरा में और 1 गौतम बुद्ध नगर जनपद में। ये 11 जो समिट हैं उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न होने हैं। इस अवसर पर आतिथ्य सेवा के साथ साथ अपनी मजबूत उपस्थिति वैश्विक मंच पर दिखाने का एक अवसर न केवल भारत को बल्कि उत्तर प्रदेश को भी प्राप्त होगा, और इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं। एक और G20 के समिट के साथ जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त होगा, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे पंख लगाने के लिए हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया है। आज इस फील्ड से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी वे महानुभाव हैं जिन्होंने फार्मा के क्षेत्र में कुछ नया किया है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि उत्तर प्रदेश में आए। उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की अपनी स्पीड की अपनी पॉलिसी है, और इसके लिए प्रदेश ने अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना शुरू किया है। हमने एनसीआर के पास यमुना अथॉरिटी में एक मेडिकल डिवाइस पार्क के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, और भारत सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए वहां पर हम लोगों ने लगभग 350 एकड़ भूमि पर इस पार्क के निर्माण के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। भारत सरकार से इसमें हम सबको आवश्यक स्वीकृति मिल चुकी है। इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ललितपुर में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के कार्यक्रम को भी लगभग 2000 एकड़ लैंड में हम इस पार्क के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, और मैं आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश जैसे दुनिया के सबसे बड़े बाजार में सस्ता मैन पावर है, बेहतरीन कनेक्टिविटी है, और लैंड बैंक प्रचुर मात्रा में है, हमारी इस फील्ड की अपनी पॉलिसी भी है, और एक सुरक्षित वातावरण में उत्तर प्रदेश के अंदर इस फील्ड में कार्य करने के लिए हम सब यहां पर देख सकते हैं। मेडिटेक पार्क के समीप जेवर में ड्रग फॉर्मुलेशन पार्क की स्थापना भी प्रदेश के अंदर विचाराधीन है। लखनऊ में बायोफार्मा डायग्नोस्टिक और बायोटेक पार्क की स्थापना भी प्रदेश के अंदर हमारे पास इसके प्रस्ताव विचाराधीन है, और इस दिशा में मैं आज आप सबका आह्वान करूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जिन बातों को लेकर के यहां पर अभी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के हमारे चेयरमैन श्री पटेल जी ने जो बातें यहां पर कही है, हम लोग राज्य के अंदर अपने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ढेर सारे कार्यक्रम चला रहे हैं। कार्यक्रमों की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाया जा सके, हम लोग वर्तमान में 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने का कार्य कर रहे हैं, और ये बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध कराए। 20 लाख यूथ को अब तक हम लोग इसके माध्यम से जोड़ चुके हैं। 2 करोड़ यूथ तक हम लोग पहुंच रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
इस दिशा में हमारे कार्य को और आसान करता है। जो इस फील्ड में R&D की जो संभावनाएं हैं और घरेलू मार्केट पर अपनी मजबूत पकड़ करने के साथ साथ वैश्विक मंच पर छाने का एक अवसर जो आप सबके सामने आ रहा है, हम इन सब पर कार्य कर सकेंगे इस विश्वास के साथ। नेशनल सेमिनार में आप सब ने काशी की धरती को चुना और यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए एक बार फिर से आप सबका हृदय से यहां पर अभिनंदन करता हूं और डॉक्टर अवधेश सिंह जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस नेशनल सेमिनार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के फार्मा सेक्टर को एक नई उड़ान देने का एक मंच प्रदान किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ये फार्मेसी कॉलेज और ये इंस्टीट्यूट इस दिशा में एक नई पहल का केंद्र बिंदु बना है और निश्चित ही काशी से निकली हुई कोई भी पहल कुछ न कुछ नया करके दिखाएगा। उत्तर प्रदेश फार्मा का और इस फील्ड का एक बड़ा केंद्र बनकर के उभरेगा। इस विश्वास के साथ इस पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।